बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह जो आपने कार्यक्रम देखा था उसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं। अब कहीं नहीं जाना है और लगातार बन के रहिएगा। मैंने आप लोगों को बात बतानी है, अगर आप लोगों को कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित छोटी या बड़ी बीमारी हो, कैंसर तक की बीमारी हो, भगवान न करे, तो आप लोग पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में अवश्य ही एक बार जाकर के देख लीजिए। उसके हर जगह उसकी शाखाएं बनी हुई हैं। मैं वहीं गया था और मुझे बड़ा आराम भी है और वहाँ का अनुशासन और वहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। अब से आप लोगों को कार्यक्रम रेगुलर मिलने लगेगा। हाँ, शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले मनुस्मृति की बात बता देता हूँ। भगवान मनु ने ब्राह्मणों को संसार का रक्षक कहा है, क्योंकि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण के द्वारा देवताओं को और पितरों को यज्ञ में आहुतियां अर्पित करता है, यज्ञ में आहुतियां देता है और मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति करवाता है देवताओं और उनके पितरों के माध्यम से। अग्नये स्वाहा ऐसा बोल करके, पितृभ्यः स्वाहा ऐसा करके। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्र से युक्त होकर के अगर ब्राह्मण जीवन जी रहा है तो संसार की सुरक्षा होती जाती है। अगर ब्राह्मणों ने शास्त्र और धर्म शास्त्रों को छोड़ा तो संसार का पतन सुनिश्चित है। इस वजह से ही भगवान ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को सृष्टि की सुरक्षा का भार सौंपा है। शास्त्र से सुरक्षित करेगा ब्राह्मण समाज को, शस्त्र से सुरक्षित करेगा क्षत्रिय समाज को, अन्न और खाद्यान्न से सुरक्षित करेगा वैश्य समाज को, और सबकी असूया से युक्त न होकर के, मुक्त होकर के सुरक्षा प्रदान करेगा शूद्र समाज को। अगर आप ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो अब बिल्कुल ही असंभव सा सिद्ध होता है, या पता चलता है कि अब ऐसे किसी समाज की हम और आप कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे पुरखों के द्वारा बताया गया है और जिसकी कल्पना की गई है, नहीं, उसे बल्कि जिया भी गया है। हमारे पूर्वज ऐसे ही जीते आए हैं। मध्यकाल के बाद इसमें विकृति धीरे धीरे आती गई, जिसके कारण ही सब लोगों ने अपने आप को, किसी ने श्रेष्ठ कह दिया और किसी ने अपने आप को कमजोर समझ लिया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं है। संपूर्णतया चारों ही बलवान हैं और सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि दूसरा। और दूसरा कि किसी को तुच्छ और किसी को हेय कभी भी ग्रंथों में नहीं कहा गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में फल चौर का दोष नहीं है। एक शूद्र भी अगर संपूर्ण हृदय के साथ भगवान की आराधना और पूजा करता है, उनकी याद करता है, तो उसको भी उसका फल मिलता है। अगर एक ब्राह्मण भी संपूर्ण हृदय से ईश्वर की पूजा नहीं करता है तो उसे फल नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ही सबको सामान्यतया समान फल की स्थिति बताई गई है और सबको फल कथन में सबका फल सबको मिलता ही है। उसके कृत्य का फल उसको अवश्य मिलता है, चाहे वो वर्ण कोई भी हो और कहीं से भी आता हो। समझने की बात है। ये इन सब चीज से मुक्त होने की आवश्यकता है कि कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी की समाज में उपयोगिता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कर्म हैं और कर्म सिद्धांत जो हमारे पुरखों ने, जैसे भगवान मनु ने जो बना रखे हैं, वो निश्चित रूप से बड़े ही सुखों के दाता हैं। उससे समाज को कभी भी कष्ट नहीं है। आज जरा विचार करिए, आपके समाज में अगर आज बेरोजगारी की जो स्थिति है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपने पुरखों की बातों को मानना अस्वीकार कर दिया है और हमने अपने पुरखों की बातों को बहुत ही पुरातन कह दिया है, खराब कह दिया है, बुरा कह दिया। ना, ये ठीक नहीं है। आज के समय के हिसाब से नहीं है। समय के हिसाब से अगर आज भी आपके कर्म और आपका जो विधान है, जैसे कि आपको क्या करना है, अगर वो निश्चित रूप से किसी परिपाटी पे तय है, तो उससे बड़ी अच्छी और ऊंची बात क्या हो सकती है कि आपके जन्म के आने से पहले ही आपका कर्म निर्धारित किया गया है कि आपको ये काम करना है। फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्लियर है? अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सुबह मैंने इनकी कुंडली का अध्ययन किया था, छोटा बना था क्योंकि समय की कमी के कारण, पर यहां पे लग्न के अधिपति का चतुर्थ में आना ये
विशेष योग बनेगा। शुक्र धन भाव में बैठे हैं, ये ठीक होगा। गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। राहु और केतु के कारण और चंद्रमा के यहाँ पे नीचा विलासी होने के कारण, इस भाव से ठीक पीछे सूर्य बुध होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि बड़ी प्रखर और भाग्यशाली संकेत मिलते हैं। कर्क लग्न के लोगों में विशेषतया जो महिलाएं होती हैं या जो जातिकाएं होती हैं, उनके नाक थोड़े चपटे और नाक पे तिल होता है। तिल किस प्रति? तिल आगे पीछे होता है चेहरे पे। लंबी काया होती है, सुंदर शरीर होता है। शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो स्थूल और थोड़ा गंभीर होता है। तीव्रगामी होते हैं, चलते जल्दी हैं, भावुक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, विहार करने वाले होते हैं, पति को प्रेम करने वाले होते हैं। पर दाम्पत्य यहाँ पे थोड़ा कठोर सा है क्योंकि ग्रहण दोष बना हुआ है। यहाँ पे केंद्र खाली है, इस वजह से भी कई बार ससुराल से वो सम्मान या वो आदर या जो प्रेम या जो स्नेह होता है वो थोड़ा कम मिलता है। चंद्रमा अगर इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो पुत्र का सुख बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव के अधिपति 12 में है, इस वजह से दशम भाव के अधिपति मंगल और गुरु इस कुंडली में अच्छे होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा संपूर्णतया, मंगल दूसरे नंबर पे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह के रूप में, गुरु इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में भी भूमिका निभाते देखे जाते हैं, छठवें भाव के अधिपति होने के कारण। सूर्य इस कुंडली में मारक होता है और शनि इस कुंडली में सहायक मारकेश या मारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होने के बावजूद भी जब अपने ही राशि में धन भाव के अधिपति के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को कई बार अपने खानदान के कृत्य को या फिर जो काम उनके खानदान में होता आया है वो व्यक्ति करता रहे। विदेशों से संपर्क साध करके व्यक्ति धन कमाता है। विदेश में जाने के योग इनकी कुंडली में शनि के लग्न में बैठने, मंगल के 12 में बैठने के कारण बाहर से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होने का संकेत मिलेगा। ये कुंडली हमेशा ही की तरफ अगर जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप दशमांश कुंडली देखते हैं तो लग्न के अधिपति नीचे के हैं और बुध दशम स्थान में तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। इसके कारण व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है। पुत्र नौकरी करे और जाति का स्वयं अपना कोई व्यवसाय स्थापित करे। धन भाव में शनि का बैठना जो लाभेश होकर के बैठे हैं और लाभ भाव में शनि की राशि का बनना और शनि की दृष्टि का जाना और चंद्रमा अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा लाभदायक योग बनेगा। पंचम भाव में गुरु का बैठना जो इस कुंडली का नवमेश है, पंचम में बैठा और नवम भाव पे अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं गुरु। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। लग्नेश अगर नीच के नहीं होते तो व्यक्ति को उतनी मशक्कत और उतनी दिक्कत नहीं होती, पर कई बार आपसी कलह के कारण और घर में तनावपूर्ण माहौल के कारण व्यक्ति का कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है और जो स्नेह, जो प्रेम, जो लाड प्यार मिलना चाहिए समाज से, लोगों से, घर से, वो नहीं मिलता। कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और सूर्य और बुध एक साथ तृतीय भाव में बैठ करके दशम भाव 9वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। गुरु ने सूर्य को देखा है, गुरु ने बुध को देखा है और धन भाव में शुक्र की राशि का न बनना लेकिन शुक्र का बैठना व्यक्ति को धनवान तो अवश्य बना देगा। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में मंगल पे, इस वजह से विदेशों में रहना, विदेश से आगमन पुनरागमन का योग बना रहता है। कई बार व्यक्ति का आना जाना लगा रहेगा। कोई ना कोई सगा संबंधी जो अपना निकटस्थ हो वो विदेश में रह जाता है, जैसे पुत्र। ये बात मैंने इतनी बताई। जन्म कुंडली में जब धन भाव को देखते हैं तो सिंह राशि का बनना, स्थिर राशि का बनना और शुक्र का बैठना जो इस कुंडली के लिए सुख भाव के और लाभ भाव के अधिपति हैं। इसका अर्थ निकलेगा कि व्यक्ति स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करने में अपने विद्वता का इस्तेमाल करेगा, अपने पराक्रम का इस्तेमाल करेगा और साथ ही साथ अपने वैभव के कारण समाज में जाना जाएगा, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति होकर के शुक्र धन भाव में बैठे हैं। मैंने योग वाले कार्यक्रम में बात करी थी कि धन योग बनता है जब लाभेश धन भाव में बैठ जाते हैं। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति मंगल अगर 12 में नहीं गए होते और राहु से दृष्ट नहीं होते पंचमेश, तब ये जो समाज से प्रेम और जो पति का प्रेम होता है, पुत्र का प्रेम होता है, पुत्र का प्रेम है पर वस्तुतः वो दूरी से सूचित कर रहा है कि दूरी भी उसमें है।
यहाँ पे चंद्रमा के कारण, राहु और चंद्रमा के संयोग के कारण लग्नेश के चतुर्थ भाव में बैठने से स्थिर संपत्ति का योग तो बनेगा, पर वस्तुतः उसके अतिरिक्त व्यक्ति के मानसिक गतिविधियों में या कई बार व्यक्ति की कुंडली में, अब यहाँ पे जब इनकी कुंडली में आप जब देखेंगे तो नवांश कुंडली में लग्न में बुध बैठ रहे हैं, यहाँ ये केंद्र खाली नहीं है, लग्न में बुध बैठ रहे हैं नवांश कुंडली में, जो अगर आप विचार करें तो सूर्य के साथ राहु का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव यहाँ पे पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जिसके कारण कलह का वातावरण बनेगा। बुध यहाँ कौन बैठे हैं? लाभ भाव के अधिपति। इस वजह से कई बार पति थोड़ा परेशान करने वाला और व्यथा को समझने न वाला होता है। दशमांश कुंडली में क्या बात निकल रही है? लग्नेश चतुर्थ में और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं पंचम भाव के अधिपति होकर के। ये इस कुंडली की एक कमजोरी हो सकती है, इसके कारण भी व्यक्ति के किए कराए पे पानी फिर जाता है, ऐसा भी होता है। अपने विद्वता से युक्त होने के कारण, अपने प्रभावों के कारण व्यक्ति समाज में नाम अर्जित करेगा, पर वस्तुतः उसको किसी के द्वारा नहीं मिलता, कोई आपको दे नहीं सकता या किसी के द्वारा आपको मिलेगा नहीं कि ऐसा आपको किसी ने दिया है, चाहे पिता ने दिया है या पति ने दिया है। आपको खुद ब खुद अपने ही कृत्यों के कारण आपको आपका सुख और वैभव मिलेगा, यह भी बात है। इस कुंडली में जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र का बना है। पुष्य नक्षत्र के पहले चरण का जन्म और पुष्य नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति सूर्य होते हैं। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव के कारण यहाँ पे शनि का प्रभाव मारक है और इस कुंडली में शनि मारकेश भी होते हैं। राहु से केंद्र में है, तीसरी दृष्टि लग्नेश पे तो नहीं है लेकिन बुध और सूर्य पे जा रही है, जो इस कुंडली के लिए धन और लाभ के 12वें के अधिपति होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विलंब का योग बनेगा, ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जन्म के 45वें वर्ष में, 50वें वर्ष में, 56वें वर्ष में और उत्तरार्ध मतलब 60, 62वें, 67वें वर्ष में शारीरिक कष्ट होता है, ये भी बात है। इनकी कुंडली में गुरु की दशा, मंगल की दशा और शुक्र की दशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही चंद्रमा की दशा भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ बुध की दशा, सूर्य की दशा और शनि की दशा कमजोर जाती है। दशाओं के क्रम में अगर आपको और भी मैं अच्छे से बताऊं तो गुरु की दशा को अभी हम और भी बल दे सकते हैं या गुरु के प्रभावों को और भी विकसित किया जा सकता है। वस्तुतः वो स्वग्रही होकर के हंस योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध से दृष्टिपात होने के कारण और उनके साथ संबंधों के बनने के कारण व्यक्ति धनपति बनकर के हमेशा ही आजीवन रहता है और धन से संबंधित समस्या इस कुंडली में परेशान नहीं करती है। पुत्र के कारण व्यक्ति का नाम फैलता है और यशोवान पुत्र भी होता है। वैसे छठवें भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में बैठे होने से गुरु आपको इतना प्रभाव तो दे देंगे कि आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आपकी संपत्ति और आपके हिस्से की जो संपत्ति है वो कोई भी आपसे किसी भी तरीके से ठग नहीं सकता है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति के बारे में मैंने जो बात कही और तृतीय भाव के अधिपति के बारे में मैंने जो बात कही, इस वजह से कई बार व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। वैसे पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना मैंने कहा ठीक नहीं होता है। तो ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। अगर मित्रता करनी हो तो वृश्चिक, मीन और तुला वाले बहुत अच्छे रहेंगे। शत्रुता कभी भी मेष वाले से, सिंह वालों से, धनु वालों से, कुंभ वालों से और मकर वालों से न करें। आपकी कुंडली के आधार पर दिशा धन कमाने के लिए बहुत अच्छी जो रहेगी वो रहेगी पश्चिम और एक दिशा उत्तर भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो सबसे सर्वोत्तम उत्तर और पश्चिम में से कोई दोनों एक दिशा आप चुन सकते हैं। इसके बाद नक्षत्र में स्वाति, पुष्य, रेवती, हस्त, मृगशीरा, पुनर्वसु और विशाखा, इन नक्षत्रों में कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दिन आपके लिए बुधवार, दिन आपके लिए सोमवार और मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह के बल के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर मैं एक बात कहूं, सूर्य आपको 50% का परिणाम देंगे, चंद्रमा संपूर्ण परिणाम देंगे, मंगल, बुध और गुरु आपकी कुंडली में 25% के साथ, पर इनकी दशाओं में निर्णय लेने से पहले, किसी पे विश्वास करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले विचारणीय बिंदु पे विचार करने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजीपन से युक्त होकर के और बचपना करके कोई भी निर्णय मंगल, बुध और गुरु की दशा में कोई निर्णय मत लीजिएगा। शुक्र और शनि में से शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा देख रहा हूं, वह आपको 50% परिणाम देंगे। राहु और केतु
कष्टदायक बीत सकते हैं। विशेषतः चतुर्थ भाव के राहु, पंचम भाव, दशम और एकादशवें के राहु अच्छे होते हैं, पर इस भाव के अधिपति से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही राहु पे किसी शुभ ग्रह का कोई विशेष प्रभाव देख रहा हूं। साथ ही साथ जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो विशाखा नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है। इस वजह से इसके थोड़े अच्छे परिणाम कई बार आपको मिल जाएंगे। वैसे आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है, जो इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं। धनेश के साथ आय के साथ साथ व्यय का साधन बना रहेगा। इस दौरान आप विदेश जाएंगे और निस्संदेह आपकी कुंडली में विदेश सेटल होने का योग भी है। अगर कोशिश करें तो आपको एक योग बाहर जाने का तुरंत ही बनेगा 2023 के सितंबर में और एक योग बनेगा 2026 के जुलाई में। मुझे जहां तक लग रहा है कि 2027 के 5वें महीने से लेकर के 2026 के 7वें महीने से लेकर के 2027 के 5वें महीने तक आप विदेश में पूर्णतया रह जाएंगे। ये आपकी कुंडली है। वैसे इस कुंडली में मैं अगर होरा कुंडली का अध्ययन करूंगा तो शनि, राहु और केतु कष्टदायक तो नहीं है, बशर्ते वो आपको थोड़ी शांति प्रदान करेंगे और आपको एकाकी भी बनाएंगे। पर शनि, राहु और केतु के अतिरिक्त जितने भी ग्रह बनेंगे वो सब आपको मेहनत करवा करके धन देंगे और आपके यश की वृद्धि करने वाले ही होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में संतति का सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा देख रहा हूं। माता और पिता में से पिता का सुख ठीक है, माता का सुख भी ठीक है और पिता का सुख भी ठीक ठाक है, पर वस्तुतः दोनों सामान्यतया, जिसमें से पिता से धन की प्राप्ति देखी जा रही है और माता से प्रेम ज्यादा मिल रहा है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होगी। उपासना वगैरह की स्थिति में आपकी कुंडली में निश्चित रूप से मोक्ष की गति है और ईश्वर के चरणों में जाने का योग भी देख रहा हूं। चंद्रमा, बुध और गुरु का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है विशांसा कुंडली में, इसे संकेत में अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बता दूं तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि हमेशा ही ईश्वरीय गुणों में लगे रहने वाली है, पराक्रमी है और अपने बल पे सब कुछ प्राप्त करने वाली ही बनती है। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। जब कभी कोई कृत्य करना होगा तो आप गुरु और मंगल की दशा को देख लीजिएगा। भवन, भूमि, वाहन और चल अचल संपत्ति और विदेश यात्रा से संबंधित राहु और शुक्र की दशाओं का लाभ आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी काम आपको अगर करना होगा तो बुध और चंद्रमा की दशा में आसानी से कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।